हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सवाल स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जाम में आपको जरूर एज इट इज देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको मैं इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि बहुत इजीली आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं एंड एग्जामिनेशन में इनकी हेल्प से आप सभी बहुत इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो। स्टूडेंट्स पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जहां पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर तो किया ही जाएगा। साथ ही आपकी फाइनल रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। इन क्वेश्चंस के साथ लाइव क्लासेस में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं बताऊंगी जिसकी मदद से बहुत इजीली आप सब करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मोस्ट अपडेटेड मॉक टेस्ट है एंड रिविजन के लिए 5000 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि ना सिर्फ आपके स्टेट के पीवाईक्यूज बल्कि अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हैं, जो कि आपके पेपर में एज इट इज भी देखने को मिल सकते हैं। और इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको हर क्वेश्चन के आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन मिलती है, ताकि अगर कहीं पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो ये नंबर दे रही हूँ, आप इस पर कॉल या मैसेज करके व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लीजिए। साथ ही फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे कि कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, जहां पर यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं। आप किसी भी यूनिट से अपनी रिवीजन शुरू कर सकते हो। कभी अगर लाइव क्लासेस मिस हो जाती हैं आपकी, तो आप उसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो, ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन आज की सीरीज में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वायलेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स। तो देखो, रिसर्च की कुछ नैतिकताएं होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो कि हर एक रिसर्चर को फॉलो करने ही होते हैं। किसी भी कारण की वजह से कोई भी रिसर्चर को ये अलाउड नहीं होता कि वो उनका उल्लंघन करे। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं जो कि एग्जाम्पल्स हैं उन चीजों के। अगर एक पर्सन वो काम करता है तो उसको माना जाएगा कि उन्होंने रिसर्च के एथिक्स का उल्लंघन किया है। तो पहला ऑप्शन है वायोलेटिंग पार्टिसिपेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। मान लीजिए रिसर्च के दौरान किसी भी पार्टिसिपेंट ने, किसी भी प्रतिभागी ने, आप उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, उन्होंने अपनी कोई पर्सनल डिटेल्स या कॉन्फिडेंशियल डेटा आपके साथ शेयर कर दिया, और आपने क्या किया, बाहर जाके वो डेटा सबको बता दिया, वो इन्फॉर्मेशन सबके साथ दे दी। तो ये रिसर्च की नैतिकताओं का उल्लंघन करना होता है। तो पहले तो आ गया ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है मेकिंग रिकमेंडेशंस बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डेटा कलेक्टेड। यानी कि जो भी आपने अपनी रिसर्च के दौरान डेटा को कलेक्ट किया है, ठीक है, एक उसके लिए रेंज सेटअप की जानी चाहिए थी। आपने क्या किया, उस स्कोप से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गई, तो वो भी रिसर्च एथिक्स का उल्लंघन करना ही होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आता है अगला, यूजिंग एन इनअप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन। अब देखो, हर एक रिसर्चर को सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना होता है कि उनके जो रिसर्च करने का तरीका है या रिसर्च करने का मेथड है, वो उनको कौन सा यूज करना है। तो उस रिसर्च मेथड के अकॉर्डिंग उनको एक रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। एंड उस रिसर्च डिजाइन को अगर अच्छे से फॉलो किया जाएगा, तब ही एक रिसर्च को प्रॉपर रिसर्च माना जाता है। ऐसा इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में बोला गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, रिसर्च का टाइप आप कुछ भी सेलेक्ट करो, उसका डिजाइन टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है चेंजिंग डेटा टू मीट अ डिजायर्ड आउटकम। अब देखो, मान लीजिए आपके रिसर्च में जो रिजल्ट है वो 0.08 आ गया, लेकिन आपका रिजल्ट आना चाहिए था 1.00। तो आपने क्या किया, आपने सोचा थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों वैल्यूज में, हम इनको चलो चेंज कर देते हैं। डेटा को आपने अपने आउटपुट के लिए चेंज कर दिया, अपना रिसर्च को फाइनलाइज करने के लिए चेंज कर दिया। आपने क्या की, ये चीटिंग की डेटा के साथ। तो ये भी क्या है, गलत है। आपके पास करेक्ट आंसर है ए, बी एंड डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्कोर्स एनालिसिस इन हिस्टोरिकल रिसर्च इज एसोसिएटेड विद। ऐतिहासिक शोध हम लोगों ने पढ़ा है। ऐतिहासिक शोध वो होता है जो कि फिक्स्ड होता है, क्योंकि हिस्ट्री लिख दी चुकी है। ठीक है, हिस्ट्री में वो चीजें होती हैं जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन उसका एडवांस नॉलेज अगर आपको चाहिए तो हिस्टोरिकल रिसर्च को यूज किया जाता है। तो इसी में प्रवचन विश्लेषण किससे जुड़ा हुआ होता है। तो इसका पहले आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है फूकोट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है। डिस्कोर्स एनालिसिस की पहले बात कर लेते हैं। डिस्कोर्स एनालिसिस
एक इंक्वायरी का तरीका होता है। अब रिसर्च में आपको इंक्वायरी करनी होती है लोगों से, तो उसी के एक तरीके को डिस्कोर्स एनालिसिस बोला जाता है एंड ये बेसिकली यूज़ होता है टू एग्जामिन द रिटन और स्पोकन लैंग्वेजेस इन रिलेशन टू इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट। इस चीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस को इस्तेमाल किया जाता है, कन्वर्सेशंस को यूज़ किया जाता है, टेक्स्ट होता है, ठीक है? छोटे-छोटे लैंग्वेज के यूनिट से ज़्यादा इसमें बड़े लैंग्वेज, उनके साउंड्स, उनके वर्ड्स, उनका जो टेक्स्ट होता है, उन चीज़ों पर फ़ोकस किया जाता है। एंड जो यहाँ पर फौकॉल्ट की बात की गई है, ये क्या होता है? ये एक पर्सन का नाम है एंड उन्होंने उनकी एक बुक बनाई थी, जो कि हिस्टोरिकल रिसर्च से ही रिलेटेड थी, ठीक है? तो इसीलिए इसमें करेक्ट आंसर आपका फौकॉल्ट ही होगा। यहाँ पर भी इसकी थोड़ी-सी डेफिनेशन आप देख सकते हो। डिस्कोर्स के नाम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि दीज आर मोर देन जस्ट अ वे ऑफ थिंकिंग एंड मेकिंग सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड, जिसमें पूछा गया है इन द केस स्टडी मेथड द रिसर्चर कलेक्ट्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। सो उसमें कहा है कि रिसर्च जब करते हैं उसमें अगर हम केस स्टडी मेथड को यूज कर रहे हैं, तो रिसर्चर क्या करते हैं, कम लोगों से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। इसका कारण ये बताया गया है कि फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन केस स्टडी मेथड्स कैन बी यूज्ड टू डेवलप रिसर्च हाइपोथेसिस क्वेश्चंस फॉर सबसीक्वेंट स्टडीज। ओके, सो ये इसका कारण तो बिल्कुल गलत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली केस स्टडी मेथड क्या होता है। केस स्टडीज बेसिकली हाइपोथेसिस को ट्राई करने के लिए एक जनरलाइजेशन होता है, जो कि डेटा से कई ज्यादा हटके, उससे कई ज्यादा ऊपर रहता है। ओके, यहाँ पर ये भी चीज याद रखिएगा कि जो भी प्रोपोजिशंस होती है दे कैन देन बी टेस्टेड यूजिंग वेरियस टेक्निक्स एंड यहाँ पर प्रोपोजिशंस को टेस्ट करने के लिए लार्ज एन अप्रोच को यूज किया जाता है जब भी हम केस स्टडी मेथड की बात करते हैं। अब इसके फायदे ये होते हैं कि ये मेथड रिसर्चर्स को अलाउ करता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ये एनालाइज कर सके कम पार्टिसिपेंट्स के थ्रू, ठीक है? लेकिन इसका एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी ये होता है कि इसमें कई बार कई लोग झूठ भी बोल जाते हैं और रिसर्चर को पता भी नहीं चलता। ओके, इसीलिए ये कारण इसका बिल्कुल गलत बताया गया है। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ रिसर्चर हैज टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस, परिकल्पना आपने कर दी है और एक रिसर्चर को उसको टेस्ट करना है, वेदर द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स आर सिग्निफिकेंट, ही शी विल यूज व्हाट। सो ऐसे केस में उनको क्या यूज किया जाना चाहिए? ऐसे केस में स्टूडेंट्स के टी टेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले देखते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है। हाइपोथेसिस देखो, आपने सैंपल कलेक्ट करते समय हाइपोथेसिस कर लिया, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि ये हाइपोथेसिस, ये परिकल्पना, ये जो गेस हम कर रहे हैं, ये हमें एंड सॉल्यूशन तक पहुंचाएगा या नहीं, इसलिए उसको टेस्ट करने की बहुत जरूरत होती है, ठीक है? अब दो ग्रुप्स हैं, उनके मीन्स को करने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट के टी टेस्ट को हमेशा यूज किया जाता है। बेसिकली टी टेस्ट क्या होता है? दो साइडेड टेस्ट होता है, टू साइडेड टेस्ट होता है ये, और हाइपोथेसिस में स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये माना जाता है। इसको हम बहुत बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, राइट? नेक्स्ट इज, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड्स इज कॉमनली यूज्ड इन एंथ्रोपो एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च। सो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर बताया जा रहा है, दैट इज एंथनोग्राफिक रिसर्च होगा, ठीक है? Anthropological research is always related to ethnographic method। पहले देखते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है। ये एक स्टडी होती है जिसमें लोग, उनका पास्ट, उनका प्रेजेंट, उन सब चीज़ों पर फोकस किया जाता है और बायोलॉजिकली और उनके कल्चर के हिसाब से उस ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग को और उनकी प्रेजेंट कंडीशन को रिलेट किया जाता है। ओके, एंड ये हमेशा आपका ऑप्शन नंबर 2 ही सही रहेगा, एथनोग्राफिक मेथड से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेजेस ऑफ मेटा एनालिसिस। सो मेटा, मेटा का मतलब होता है एक डेटा के बारे में दूसरा डेटा अगर हमें बताता है। जैसे आपकी बुक होती है, बुक में जो भी डेटा होता है, डायरेक्ट हम हमें उसके बारे में नहीं पता चलता, उसके बारे में हमें इंडेक्स से इजीली पता चलता है। तो इंडेक्स क्या हो गया? मेटा डेटा हो गया, कि किसी और डेटा तक ये पहुंचाने में हमें मदद करता है। सो वैसे यहाँ पे मेटा एनालिसिस की बात की है, ये बेसिकली एक
स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है किसका, किसी भी डेटा का, जो कि इंडिपेंडेंट होता है प्राइमरी स्टडी से एंड सेम सब्जेक्ट पर हमेशा ये फोकस करता है। तो इसके डिफरेंट स्टेजेस की जब बात करते हैं, तो पहला आता है कि इसमें हमें लिटरेचर के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, दूसरा होता है कि डेवलप इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ऑफ स्टडी एंड लोकेटिंग प्राइमरी स्टडीज। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी डेफिनेशन ही मेटा डेटा की ये कहती है कि प्राइमरी स्टडीज पर फोकस करता है। अब इसके जो भी स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला स्टेप तो मेटा एनालिसिस का यही होता है कि रिसर्च क्वेश्चंस को हम फॉर्म्युलेट करते हैं। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में अंडरस्टैंड करते हैं लिटरेचर को। तीसरे स्टेप में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड कंसोलिडेट करते हैं उसके स्टडी के लेवल को। ठीक है, अगला लोकेट करते हैं प्राइमरी स्टडीज को। तो ये बहुत सारे स्टेप्स हैं, मैं यहाँ पर सारे आपको नहीं बता पाऊंगी। अगर इस टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो बस मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं लेकर जरूर आऊंगी जल्दी से जल्दी। ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट वन बोलती है पैरामीट्रिक स्टेटिस्टिक्स आर मोर पावरफुल देन नॉन पैरामीट्रिक स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पैरामीट्रिक स्टेटिस्टिक्स क्या होता है। पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो होते हैं, वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में ही काम करते हैं। सब जगह पर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, सब जगह को हम उसको यूज नहीं कर सकते। एंड नॉन पैरामीट्रिक जो होते हैं वो लेस पावरफुल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बताई गई है। ठीक है, पैरामीट्रिक स्टेटिस्टिक्स जो होते हैं वो ज्यादा यूजफुल होते हैं, ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इनकी पावर ज्यादा होती है। पावर का यहाँ पर क्या मतलब है? पावर का मतलब ये है कि ये सिग्निफिकेंस या किसी भी सैंपल की रिलायबिलिटी को चेक करने में हमें ज्यादा हेल्प करते हैं। ओके, और स्टेटमेंट टू कहती है कि पैरामीट्रिक स्टेटिस्टिक्स आर अजम्पशन फ्री स्टेटिस्टिक्स, यानी कि इसमें किसी भी तरीके की अजम्पशंस को कंसीडर नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। उसमें अजम्पशंस होती हैं। जब भी हम सैंपल्स लेते हैं, हम रिसर्च में हाइपोथेसिस करते हैं, अजम्पशंस के बिना कोई भी रिसर्च पॉसिबल नहीं होती। तो करेक्ट आंसर है वन इज ट्रू, टू इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज exploratory studies mainly aim at developing hypotheses or questions for further research. स्टेटमेंट टू बोलती है द गोल ऑफ फॉर्मल स्टडी इज टू टेस्ट हाइपोथेसिस और आंसर द क्वेश्चंस पोज। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके प्रॉपर तरीके से आंसर देने के लिए और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए फॉर्मल स्टडी का ये गोल होता है। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर है बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। तो डायरेक्ट डेफिनेशन है, एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं याद रखना। If the research is to be conducted on very young children or inarticulate persons, which one of the following methods will be appropriate in this situation? Observation method। किसी यंग बच्चे के और किसी भी इनआर्टिकुलेट पर्सन के बारे में अगर रिसर्च करनी होती तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि उनकी बिहेवियर को, उनकी हरकतों को ऑब्जर्व किया जाता है, तभी पता लगाया जा सकता है कि इनको क्या दिक्कत है, क्या ये चाहते हैं और कैसे इनकी चीजों को समझा जाए। Next is the objective of exploring the existing literature should be identify which of the following issues। ठीक है, अब देखो जो ऑलरेडी टॉपिक हमने सेलेक्ट कर रखा है रिसर्च के लिए, उससे रिलेटेड जो लिटरेचर है, उससे रिलेटेड जो साहित्य है, उसको पढ़ने का, उसको एक्सप्लोर करने का क्या फायदा होता है, तो इसमें से क्या इश्यूज होते हैं वो भी पूछे गए हैं। करेक्ट आंसर देख सकते हो, व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट द एरिया। अब जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये रिसर्च की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप क्या करोगे, उसको रिसर्च करना शुरू कर दोगे। लेकिन ऑलरेडी अगर उसका किसी ने सॉल्यूशन दे दिया है और आपको वो नहीं पता हो, आपकी तो मेहनत वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए पहले से जानना जरूरी होता है कि क्या क्या रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है। दूसरा है व्हाट कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज आर रेलेवेंट टू दिस एरिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस एरिया से रिलेटेड। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट कंट्रोवर्सीज इन दिस एरिया एंड आर देयर एनी इनकंसिस्टेंसीज इन द फाइंडिंग्स ऑफ दिस एरिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।